आज आपके सामने प्रस्तुत है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमणाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जानी जाती है। ज्योतिबा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया था। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक तथा दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन जोरों पर था। जाति प्रथा का विरोध करने और एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख गोविंद रानाडे थे और आरजी भंडारक थे। उस समय महाराष्ट्र में जाति प्रथा बड़े ही विभत्स रूप में फैली हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे। ऐसे में ज्योतिबा फुले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्वार का काम प्रारंभ किया। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। इन प्रमुख सुधार आंदोलनों के अतिरिक्त हर क्षेत्र में छोटे छोटे आंदोलन जारी थे, जिसने सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किया था। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई, जो आजादी की लड़ाई में उनके संबल बने। इस महान समाज सेवी ने अछूतोद्वार के लिए सत्य शोधक समाज स्थापित किया। उनका ये भाव देखकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था और वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंधित थे। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। फुले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था। उनके प्रमुख प्रकाशन तृतीय रत्न 1855 में, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राज भोंसले, यंचा 1869, गुलामगिरी 1873 और सत्ता रायच आसुद 1881। संबंधित संगठन फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ था सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। नगरपालिका परिषद सदस्य वह पूना नगरपालिका के आयुक्त नियुक्त किए गए और वर्ष 1883 तक इस पद पर रहे। महात्मा का शीर्षक 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठुलराव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके बाद इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहां वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे। वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपने सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में पत्नी को शामिल कर उन्होंने अपनी मान्यताओं का अनुकरण किया। वर्ष 1852 तक फुले ने 3 स्कूलों की स्थापना की, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे। ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के लिए विचार के पुरस्कार बन गए। वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिसमें उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की। उन्होंने जन जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसने आगे चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की।
कई लोगों द्वारा ये माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिए फुले ने पहली बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी के विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विद्वान और संपादक के रूप में याद किया है। उन्होंने अपना जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों का उत्थान करने में खपा दिया। महात्मा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। उनकी चर्चा करते हुए अक्सर उनके जीवन के एक पक्ष पर बात करना रह जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक सफल उद्योगपति भी थे। उन्होंने फूल, फल, सब्जी, गुड़ जैसी जरूरी चीज बेचकर कारोबार की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा बना लिया था। युवा फुले ने ब्रिटिश राज में नौकरी करने के बजाय बिजनेस करना चुना था। उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस के माध्यम से काफी संपत्ति भी अर्जित की थी, जिसे उन्होंने सामाजिक कार्यों में लगाया। उन्होंने पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी में कई पुल, सुरंग और बांध बनाए थे। सब्जीवादी के बिजनेस के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले बतौर ठेकेदार काम करने लगे। फुले ने रामचंद्र शिंदे और कृष्णराव भालेकर के साथ मिलकर पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। वह बड़े पत्थरों, चूना, ईंटों को तोड़कर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कंकड़ बेचने का काम करते थे। जल्दी उन्हें ब्रिटिश सरकार से ठेका मिलने लगा। वह निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री और कारीगर मुहैया कराने लगे। खड़कवासला बांध, येरवदा पुल और सतारा सुरंग आदि के निर्माण के लिए सामग्री और कामकार फुले की कंपनी ही उपलब्ध कराए थे। उनकी एक एजेंसी भी थी जो मुख्य रूप से कारखाने के उपयोग के लिए सोने, चांदी और तांबे के सांचे बेचती थी। उन्हें पुणे नगर के निगम का सदस्य भी नियुक्त किया गया। तब सभी सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। हालांकि अपने व्यवहारिक प्रयासों के बीच भी फुले ने हमेशा सत्यशोधक समाज के मिशन को प्राथमिकता दी। वह निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों के लिए रात्रि स्कूल चलाते थे। ज्योतिराव फुले ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के लिए खिलाफ जीवन भर काम किया। वह महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्हें 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी परिवार माली जाति से ताल्लुक रखता था। उनके पिता गोविंदराम सब्जी बेचते थे। ज्योतिराव की इस प्राथमिक शिक्षा 1834 से 1838 के दौरान हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद फुले को स्कूल छोड़ना पड़ा। वह पिता की मदद करने के लिए उनके साथ खेत में काम करने लगे। हालांकि इन्हीं दिनों फुले की बुद्धिमत्ता को एक मुस्लिम और एक ईसाई पड़ोसी ने पहचाना। इन्हीं दिनों दोनों ने फुले के पिता को इस बात के लिए मनाया कि वे अपने बेटे का एडमिशन स्थानीय स्काउटिंग मिशन के हाई स्कूल में कराएं। इस स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फुले ने नौकरी करने के बजाय फूलों का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने विदेशी फूलों, फलों और सब्जियों की खेती को लेकर किसानों के बीच फैली गलत फहमी को दूर किया और इन चीजों को उगाकर बेचने लगे। उनके व्यक्तित्व में किसान और उद्यमी का मिश्रण नजर आने लगा और वह पहले अपने खेत में गन्ना उगाते और फिर उसके रस से गुड़ तैयार करके उसे मार्केट में बेचते थे। इससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। उन्हें पूना बाजार में सब्जी खरीदकर मुंबई भेजने का भी काम किया था। 1848 में जब ज्योतिराव ने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि सामाजिक न्याय केवल महिलाओं और दलितों जैसे समाज के वंचित वर्गों को हर तरह की पाबंदियों से मुक्त कराने पर ही संभव हो सकता है। उस समय इन वर्गों को रूढ़िवादी उच्च जाति द्वारा अछूत माना जाता था। उन्होंने और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने छात्राओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और 1848 में एक स्कूल खोला, जिसने औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक सुधारों की एक नई लहर शुरू की। महाराष्ट्र के निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने के लिए फुले ने अपने अनुयायियों के साथ 1848 में सत्यशोधक समाज का गठन किया। सत्यशोधक का अर्थ होता है सत्य की खोजी। फुले ने 16 पुस्तकें लिखी। इन किताबों ने दलितों की सामाजिक जागृति में योगदान दिया। ज्योतिबा की संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान हैं, तो उनमें ऊंच नीच का भेद
क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं का यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने प्रारंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इसे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। अछूतोद्धार के लिए ज्योतिबा ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। परिणाम स्वरूप उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। कुछ समय तक एक मिशन स्कूल में अध्यापक का काम मिलने से ज्योतिबा का परिचय पश्चिम के विचारों से भी हुआ, पर ईसाई धर्म ने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया। 1853 में पति पत्नी ने अपने मकान में करोड़ों के लिए रात्रि पाठशाला खोली। इन सब कामों से उनकी बढ़ती ख्याति को देखकर प्रतिक्रियावादियों ने एक बार 2 हत्याओं को उन्हें मारने के लिए तैयार किया था, पर वे ज्योतिबा की समाज सेवा देकर उनके शिष्य बन गए। सन 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन भी हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिम और दक्षिण भारत में भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिम और दक्षिण भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसे क्रांतिकारी विचारक का आभारी है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। इसके अलावा वह समाज सेवी, लेखक, विचारक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। इनको महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा काम जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुरीतियों को बंद करने, स्त्रियों को शिक्षा अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया था। फुले समाज की कुप्रथा और अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करवाना चाहते थे। आज ही के दिन यानी 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। साल 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में उनके द्वारा खोले गए इस स्कूल में ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षक बनी थी। उस दौरान समाज के एक हिस्से ने उनका काफी विरोध किया था, जिसके कारण ज्योतिबा फुले को अपना स्कूल बंद भी करना पड़ा था। इसके बाद इसी ने स्कूल खोलने के लिए अपनी जगह मुहैया करवाई थी। दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 24 सितंबर 1873 को समाज परिवर्तन की आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाना और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था।